हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोहर सर्किल के बारे में बता दिया था। इस लेक्चर में देखिए, यहां पर मेरे पास एक स्ट्रेस एलिमेंट है जिसमें आपके स्ट्रेसेस लगे हुए हैं, जिनकी वैल्यू है आपकी सिग्मा 1, और यहां पे वैल्यू है आपकी सिग्मा 2। चलिए, अगर आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दे रखा है, क्या आप स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसके फॉर्मूलेज मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखे हैं। तो एप्सिलॉन 1 क्या होगा? ये होगा आपका सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। ये आपके पास यहां पे आ जाएगा। ये अभी 2D की बात कर रहा हूं, 3D की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन 2 की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई। आपके पास यहां पर वैल्यू हो जाएगी। चलिए, ये चीज मैंने क्यों रिपीट करी? क्योंकि यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूं, जिसमें आप अगर सिग्मा एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आपको दे रखी हो, तो आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकें। तो यहां पर एक काम कीजिएगा, यहां पर आप ई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप ई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2, और यहां पे आ जाएगा E इंटू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ठीक है। तो यहां पर एक काम कीजिए, इसको म्यू से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली इक्वेशन को। अगर मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां ये इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई है। तो यहां पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू से। अगर आप इसे म्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा ई डॉट म्यू डॉट एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डॉट म्यू माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर डॉट सिग्मा 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है? वो है आपकी ई डॉट एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूं, तो ये आपका प्लस में है, यहां पे आपका नेगेटिव में है। क्या ये दोनों चीज कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी? हां, ये दोनों चीज क्या होंगी? आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहां पर आपका ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहां पे वैल्यू बचेगी सिर्फ सिग्मा 2 के टर्म्स में। यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ई डॉट म्यू प्लस, सॉरी, एप्सिलॉन 1 प्लस ई डॉट एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 2। यहां पे सिग्मा 2 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस म्यू स्क्वायर, और इधर मैं अगर ई कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आपकी ई इंटू म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 1। ये मेरे पास यहां पे वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अगर आप सिग्मा 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो वो वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू, यहां पे देखिए, सिग्मा 2 के बारे में बात कर रहे तो एप्सिलॉन 2 आया था। सिग्मा 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन 1। ठीक है। यहां पे म्यू मल्टीप्लाई था एप्सिलॉन 1 से, तो यहां पे म्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एप्सिलॉन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे सिग्मा 1 के बारे में, यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की। अगर आपको एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू दे रखी हो, आप डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला पुट कीजिए और अपना आंसर यहां पे पा सकते हैं। डायरेक्टली हो सकता है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में इसका आपको फॉर्मूला ही पूछ लें। चलिए, ये चीज तो आपको समझ आ गई है। ये चीज मैंने क्यों बताई? क्योंकि यहां पे एक कंसेप्ट आपको मेरे को समझाना है, वो है आपका प्लेन स्ट्रेस कंडीशन एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। ये दो चीज आपको मेरे को यहां पर समझानी है। एक मिनट, इसको मैं पेज ऐड कर देता हूं। ऐड पेज आफ्टर, ठीक है।
तो पेज हमारे ऐड हो गए हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पर अब आने वाली है आपकी प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का मतलब क्या है? किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू को 0 कर दे रहा हूं, सुनिए दोबारा ढंग से, प्लेन स्ट्रेन बोल रहा हूं तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, जनरली हमारी जेड एक्सिस जो होती है उसके बारे में बात करते हैं, उसके अलोंग मैं यहां पे स्ट्रेन 0 कर दे रहा हूं। ठीक है, स्ट्रेन 0 कर रहा हूं, स्ट्रेस 0 नहीं कर रहा हूं। अभी देखेंगे यहां पर फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पे मेरी जो एक्सिस हैं वो ये हैं, ये 3 एक्सिस होगी आपकी, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, और ये होगी आपकी जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस आपके पास यहां पर हो गई हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां पर मैं एक एलिमेंट बना रहा हूं, यहां पर मैं एक एलिमेंट बना रहा हूं, सुनिएगा इसको बहुत ढंग से। अगर मैं इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। पॉइजन रेशियो यही समझाया था आपको हमने। ठीक है, अगर मैं ऐसे दबा रहा हूं तो इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, ऐसे भी एक्सपेंशन होगा। ऐसे दबा रहा हूं इस तरफ से, ऐसे एक्सपेंशन, ऐसे एक्सपेंशन। क्लियर है? तो इधर भी स्ट्रेन आ रहा है, इधर भी स्ट्रेन आ रहा है, एंड इधर भी स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी तरीके से z एक्सिस के अलोंग जो आपका स्ट्रेन आ रहा है वो 0 कर दूं, वो कैसे 0 कर दूंगा? मैं यहां पे एक हैवी प्लेट रख दे रहा हूं, मैं यहां पे एक हैवी प्लेट रख दे रहा हूं। तो अगर इस तरीके से एक हैवी प्लेट इसके ऊपर रख दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है z डायरेक्शन में ये ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा? स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका एप्सिलॉन z जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? एप्सिलॉन z क्या होता है? एप्सिलॉन z जो होता है डेट इज इक्वल टू योर सिग्मा z अपॉन ई। बेटर है मैं इसको सिग्मा 3 लिख दूं, सिग्मा क्योंकि 1 2 ऊपर चल दिया है, तो सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, मेरे पास यहां पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, आपका प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में ये वाली वैल्यू 0 है। अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो यहां पे सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी मेरे सिग्मा 3 की। तो यहां पे प्लीज माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए, यहां पे सिग्मा 3 की वैल्यू जो है ये आपकी यहां पर 0 नहीं है। यू आर गेटिंग स्ट्रेसेस। क्लियर होगी बात? चलिए, उसी तरीके से यहां पर क्या है आपका, उसी तरीके से यहां पे क्या है, अगर मैं प्लेन स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं प्लेन स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेसेस हैं वो आपके 0 हो जा रहे हैं, वेयर एज जो आपके स्ट्रेन हैं, जो आपका एप्सिलॉन 3 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? चलिए, तो यहां पे आपका एप्सिलॉन जेड जो होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। तो ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 है, सिग्मा जेड मतलब सिग्मा 3 तो आपकी वैल्यू 0 है। यहां पे एप्सिलॉन जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई। आपके पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। जरा यहां पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू डालिए आपकी यहां से, जरा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू डालिए यहां से। ठीक है, जब आप यहां क्योंकि ये मैंने इसके लिए डराइव कराया यहां पे इसके लिए, जब आप यहां पर, जब यहां पे आप वैल्यू डालेंगे तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी हमने ड्राइव किया था 2D कंडीशन में, तो यहां पे भी आपका क्या है, आपका थर्ड डायरेक्शन में तो आपका स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, सिग्मा जेड तो 0 है, तो यहां डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आएगी e अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू, ये वैल्यू थी एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2, और यहां पे वैल्यू क्या थी? e ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर। देख लो मैं आपको दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? ठीक।
इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू एप्सिलॉन 1, ये मेरे पास यहां पे वैल्यू थी। थोड़ा सा अच्छा हैंडराइटिंग लिख देता हूं इसको, ये मेरे पास यहां पर वैल्यू थी। तो यहां पर जब मैं इसको पूरा सोल्व करता हूं, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ई तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से ई कॉमन ले लो, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ई से ई कैंसिल, तो म्यू ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर मेरे पास ये चीज आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पर एप्सिलॉन 1 है, यहां पे आपका म्यू इंटू एप्सिलॉन, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस म्यू, देखिए 1 प्लस म्यू, और यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, आपके पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। जरा देखिएगा इस बात को, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, तो यहां पर ये दोनों कट आउट हो जाएगा, यहां पे वैल्यू आ जाएगी म्यू ओवर 1 माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। आपको एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू दे देंगे और आपसे कह देंगे एप्सिलॉन 3 की वैल्यू निकालिए, फिर वहां पे आप स्ट्रेसेस निकालने बैठ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला अलग से निकाल कर रख लीजिए, आपके ही काम में आने वाला है। चलिए, तो ये चीज हमारे पास एप्सिलॉन 3 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। चलिए, तो प्लेन स्ट्रेस भी हमें समझ आ गया है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन भी हमें समझ आ गई है। अब जरा देखिए, यहां पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझाने वाले हैं स्ट्रेन रोजेट का। देखिएगा इस बात को, मेरे पास यहां पर कोई भी एक बार है, मैं इसके ऊपर इस तरीके से लोड लगा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आएगा, लेकिन वो एक्सटेंशन इतना कम होगा, स्ट्रेन्स जो होते हैं वो इतने कम होते हैं। खुद सोचिए ना, आपका यहां पे स्टील है, स्टील को खींच रहे हो, मजाक बात थोड़ा है, तो स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो काफी कम होती है कि आपको अपनी नेकेड आइज से दिखेगी भी नहीं, तो उसको मीजर करने के लिए हम यहां पे जनरली एक्सटेंसोमीटर का यूज करते हैं। ये यहां पे कंसेप्ट आने वाला है 12th का। देखिएगा इस बात को, यहां पर मेरे पास कोई एक वायर है, इस वायर में रेजिस्टेंस कितना होगा, इस वायर में रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। ये चीज पता थी आपको, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। इसी कंसेप्ट को हमने लिया, हमने क्या किया, यहां पे जिस बार में हमने स्ट्रेन निकालना था, जिस बार में हमने स्ट्रेन निकालना था, उसमें ये इस तरीके से एक्सटेंसोमीटर लगाया, ठीक है। जब मैं इसको यहां पे लोड लगाऊंगा, जब मैं इसके ऊपर यहां पे लोड लगाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा, इसकी लेंथ में, बार की लेंथ में इंक्रीज आएगा। सिंस हमारा जो एक्सटेंसोमीटर है वो हमारे बार के साथ कनेक्टेड है, तो बार की लेंथ, यहां पे जो एक्सटेंसोमीटर है उसकी लेंथ में भी यहां पे चेंज आएगा। अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके रेसिस्टेंस में भी चेंज आएगा। तो ये जो रेसिस्टेंस में चेंज आ रहा है, इसी को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट अवर स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ आ गई। तो यहां पे चलो, वो कंसेप्ट तो वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए था, हाँ, ठीक है, बता दूंगा अभी। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से, मैं देखता हूं शायद क्वेश्चन रखा हो मैंने, हाँ 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 हाँ, गेज फैक्टर रखा है ना, बताया तो यहां पे क्या होता है, जो भी एक्सटेंसोमीटर हमारे पास यहां पर है, उसका यहां पे हमें गेज फैक्टर पता होता है। गेज फैक्टर क्या होता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस, जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ द बार डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है, तो ये आपका होता है गेज फैक्टर। सुनिए इस बात को, तो हमें गेज फैक्टर पता है, हमें रेजिस्टेंस, हमें चेंज कितना हो रहा है वो पता चल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है वो पता चल जा रहा है। क्या आप यहां पे डेल्टा एल अपॉन एल नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। अगर डेल्टा एल अपॉन एल निकल गया तो ओरिजिनल लेंथ आपको पता ही है, तो डेल्टा एल भी आपको निकल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से अपना स्ट्रेन की वैल्यू को निकालते हैं।
अगर आपको गेज फैक्टर पता है, क्योंकि वहां उसको ऑलरेडी पहले लैब में टेस्टेड होते हैं, उसके बाद ही वो आते हैं, तो गेज फैक्टर उस पर लिखा होता है। तो गेज फैक्टर अगर पता है तो हमें यहां पे ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, न्यूमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप बात समझ आ क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये जो आप यहां पे एक्सटेंसोमीटर का यूज कर रहे हैं, इसकी एक ड्रॉबैक, अच्छी बात तो ये है कि आप 10⁻⁻6 तक के स्ट्रेन्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा स्ट्रेन भी होगा उसको भी निकाल लेंगे, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये शेयर स्ट्रेन को निकालने में दिक्कत देता है, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, नॉर्मल स्ट्रेन तो निकाल दे रहे, लेकिन शेयर स्ट्रेन निकालने में दिक्कत आ रही है। अगर शेयर स्ट्रेन निकालने में दिक्कत आ रही है तो ऑब्वियसली वाला प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने में दिक्कत आएगी। फॉर्मूले में शेयर स्ट्रेन भी तो होता ही है ना। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला था एप्सिलॉन P1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे आपका क्या था, यहां पे क्या था, एप्सिलॉन XY का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टाउ XY का तो डिवाइड बाय 2 यहां पर हमें यूज करना होता है। क्लियर है, आई होप बात समझ आ रही होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका शेयर स्ट्रेन की वैल्यू आपको चाहिए टू कैलकुलेट योर प्रिंसिपल स्ट्रेन। अगर ये नहीं पता तो आप यहां पर ये चीज भी नहीं निकाल पाएंगे। देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम यहां पे कभी भी जनरली हम सिंगल यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन रोजेट। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा वो यहां पे उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि 45 डिग्री का एंगल रख रहे हो, 120 डिग्री का एंगल रख रहे हो, या 60 डिग्री का यहां पे एंगल रख रहे हो। प्लीज माय डियर स्टूडेंट, यहां पे नाम याद रख लो। अगर 45 डिग्री का एंगल है दो स्ट्रेन रोजेट के बीच में, तो यहां पे उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन बनता है, शायद नीचे मैंने रखा भी हो, नहीं रखा, चलो कोई नहीं, अगर नहीं रखा तो मैं बता देता हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेई में कि रेक्टेंगुलर आपका जो अरेंजमेंट है वो कब होता है। स्टार कब होगा, जब यहां पे एंगल कितना है 120 डिग्री, और यहां पे अगर आपका 60 डिग्री या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में रखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा रोजेट या फिर इक्विलेटरल रोजेट। आई होप बात समझ आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, यही एकदम से ड्रास्टिक चेंज ले आएंगे आपके नंबर्स में। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई है। तो यहां पर क्या है, इसको मैं समझाता हूं, इसको अब आपके कंसेप्ट इसको मैं समझाता हूं। देखिए ये आपका यहां पे एप्सिलॉन एक्स है, एप्सिलॉन वाई है, इन दोनों की वैल्यू मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 3 रोजेट लगा दिए, 3 रोजेट मैंने लगा दिए। ये एंगल θ1 पे लगाया, ये एंगल θ2 पे लगाया, एंड ये एंगल मैंने θ3 पे लगाया। क्लियर है। तो यहां पे ये जो स्ट्रेन रोजेट लगाया है, यहां पे जो स्ट्रेन की वैल्यू आई है वो आई है एप्सिलॉन 1, यहां पे वैल्यू आई है आपकी एप्सिलॉन 2, और यहां पे वैल्यू आई है आपकी एप्सिलॉन 3। ये वैल्यूज आपके पास यहां पर आ गई हैं। तो यहां पर अब मेरे पास 3 वैल्यू हैं, मुझे इनकी मदद से एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू को निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि एक जनरल फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 1 इज कोई भी किसी एक पर्टिकुलर एंगल में इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 cos 2 θ1 प्लस यहां पे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन एक्स वाई डिवाइड, या फिर फाई लिख, क्योंकि फाई का हम गामा की जगह फाई यूज कर रहे थे पुराने उसमें, फाई एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 θ1, ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। उसी तरीके से एप्सिलॉन 2 का भी आएगा, एप्सिलॉन 3 का भी आएगा। तो यहां पर मेरे पास 3 अननोन है, 1 2 और 3। मुझे cos थीटा पता है, थीटा की वैल्यू पता है, θ1 पता है, मुझे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू पता है। तो सिंस मेरे पास 3 अननोन है तो 3 ही इक्वेशन चाहिए इनको सोल्व करने के लिए, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। देयरफॉर यहां पे मिनिमम मेरे पास 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मिनिमम 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज।
तो यहां पे आपका एप्सिलॉन 1 पता है, एप्सिलॉन 2 पता है, एप्सिलॉन 3 पता है, तो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, आप एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y और आपका फाई एक्स वाई आप यहां पे निकाल सकते हैं। ऊपर मैंने गामा लिख दिया था ना, बेटर है उसको फाई लिख देता हूं। आ गया, शायद मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, मिटा दिया तो मिटा दिया। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिए, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका बाकी सब तो सेम ही आएगा, यहां पे cos 2 थीटा 2 हो जाएगा, यहां पे आपका sin 2 थीटा 2 आ जाएगा, उसे थीटा 3 थीटा 4 इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो क्या है, एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज is a device for measuring normal strain, not shear strain, normal strain on the surface of a stressed object. The gauges are small, less than half inch, made of wire that are bonded to the surface of the object. बताया आपको मैंने, each gauge that is stretched or shortened when object is strained at the point changes its electrical resistance rho L upon A. L change तो R की वैल्यू change. The change in resistance is converted to a into a measurement of strain. कैसे कन्वर्ट करना है बता दिया मैंने. From 3 measurement it is possible to calculate strains in any direction. वो भी बताया मैंने आपको, कम से कम 3 होनी चाहिए ताकि सारी वैल्यूज हम निकाल सके. A group of 3 gauge arranged in a particular pattern is called a strain rosette. Clear है? To analyze a 2D member. Because a rosette is mounted in the surface of the body where the material is in plane stress, we can use the transformation equation for the plane strain to calculate the strain in various directions. तो आप किसी भी डायरेक्शन, वही सेम बातें लिखी है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में यहां पे अपना स्ट्रेन्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं. चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं. ऑन विच ऑफ द गिवन प्रिंसिपल स्ट्रेन गेज बेस्ड, तो यहां पे किस प्रिंसिपल पे होता है, चेंज इन रेसिस्टेंस विद चेंज इन लेंथ. इसी बेस पे है, प्रेशर से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर से कुछ मतलब नहीं है. आई होप बात समझ आ गई. जैसे लेंथ चेंज हो रही है आपका यहां पर रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, इसी बेसिस पे यहां पे होता है. नेक्स्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 125 ओम एंड स्ट्रेन गेज चेंजेस बाय 1 ओम for 4000 microstrain. The gauge factor of the strain. Gauge factor क्या निकालना था, that was delta R by R divided by delta L by L. ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला था. तो यहाँ पे स्ट्रेन गेज कितना चेंजेस बाय लिखा है, 2 नहीं लिखा, बाय. 125 था, अब 124 हो गया है, बाय लिखा है, 2 नहीं लिखा. तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है. आर की वैल्यू कितनी है, 125 है. और यहां पे क्या है, 4000 माइक्रोस्ट्रेन 10⁻⁻6. तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं. कैलकुलेटर, एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है डेट इज इक्वल टू 2. तो मेरे पास यहां पर 2 आ रही है, ठीक है. आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी. चलिए, नेक्स्ट आपको मेरे को पढ़ाना है थ्योरी ऑफ फेलियर्स. उसके ऊपर एसएससी जेई हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, एई एग्जामिनेशन तो आना ही आना है, ठीक है. मैं तो जेई लेवल के कंसीडर कर रहा हूं, एई में तो आना ही आना है उसने, ठीक है. तो यहां पर अब वो उसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ताकि आप कोई भी सर्च करें उसे डायरेक्टली वो लेक्चर्स दिख जाए. तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, उसमें आपको थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ाऊंगा. चलिए, तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है, और तो इसमें कुछ बचा नहीं है, थ्योरी ऑफ फेलियर ही है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ फेलियर में.